गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, लास्ट डे हमने बात की थी आपसे ब्रॉन्स्टेन्स एवं लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेन्स एवं लॉरी कॉन्सेप्ट क्या था, ये आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो, तो एक बार जल्दी से हम देखते हैं। तो देखो, ब्रॉन्स्टेन्स एवं लॉरी ने जो अपना आधार चुना था वो किसे चुना था? प्रोटॉन को। किसे आधार माना था? प्रोटॉन। प्रोटॉन को आधार मानते हुए उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, एक तो होते हैं प्रोटॉन देने वाले और एक होते हैं प्रोटॉन ग्रहण करने वाले। तो जो प्रोटॉन डोनर होते हैं प्रोटॉन डोनर क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिड। और जो एक्सपेक्टर होते हैं एक्सपेक्टर क्या कहलाते हैं? आपके बेस कहलाते हैं। अर्थात डोनर का मतलब होता है दाता, जो देने वाले होते हैं वो तो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और जो एक्सपेक्टर का मतलब होता है ग्राही, जो ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके बेस कहलाता है। अर्थात अम्ल जो दाता होते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो ग्राही होते हैं वो कहलाते हैं आपके क्षार। तो जो प्रोटॉन देने वाले होते हैं वो तो अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में ब्रॉन्स्टेन्स एवं लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए इससे संबंधित। तो उसके बाद बात करते हैं ब्रॉन्स्टेन्स एवं लॉरी जो संकल्पना थी, कॉन्सेप्ट था, उसकी कमी। तो उसकी एक कमी थी, और वो कमी क्या थी? तो बेटा देखो, इसने केवल प्रोटॉन को आधार माना। किससे आधार माना था? प्रोटॉन को आधार माना। वो ये नहीं बता पाए, अर्थात जिनके अंदर प्रोटॉन नहीं होते हैं उनके बारे में ये ब्रॉन्स्टेन्स एवं लॉरी समझा नहीं सके थे। तो वही उनकी क्या रह गई? कमी रह गई थी। अर्थात जो अप्रोटोनिक पदार्थ होते हैं, अप्रोटोनिक पदार्थ होते हैं, उनके बारे में ब्रॉन्स्टेन्स एवं लॉरी द्वारा समझाया नहीं गया था। इसीलिए एक नई संकल्पना आई जिसे हम बोलते हैं लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना। उस लुईस संकल्पना के द्वारा अप्रोटोनिक जो पदार्थ थे उनकी अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति के बारे में बताया गया। क्लियर बात? तो इसकी कमी क्या थी? ब्रॉन्स्टेन्स एवं लॉरी जो सिद्धांत था उसकी कमी क्या थी? कि ये अप्रोटोनिक कमी क्या थी? उसकी कमी थी कि ये अप्रोटोनिक जो पदार्थ होते हैं, अप्रोटोनिक
पदार्थों के बारे में समझा नहीं सके थे। तो उसकी कमी थी ये। इसके द्वारा जो अप्रोटोनिक, जिनके अंदर अप्रोटोनिक क्या होते हैं कि जिनके अंदर प्रोटॉन नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं आपके अप्रोटोनिक। प्रोटॉन का मतलब मैंने कल आपको बताया, प्रोटॉन किसको प्रदर्शित करता है? हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करता है। प्रोटॉन किसको प्रदर्शित करता है? हाइड्रोजन आयन को। हाइड्रोजन आयन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं उनके बारे में ब्रोंस्टेन एवं लॉरी सिद्धांत के द्वारा या संकल्पना के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया था या समझाया नहीं जा सका था, इसलिए ये संकल्पना थोड़ी अमान्य रही थी, अमान्य रही थी। तो ये आपसे पूछा जाता है, ब्रोंस्टेन एवं लॉरी संकल्पना की एक कमी बताइए। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रोंस्टेन एवं लॉरी संकल्पना की एक कमी बताइए। तो कमी क्या थी कि ये अप्रोटोनिक जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में व्याख्या नहीं कर सके थे, ये उनकी कमी थी। जैसे अप्रोटोनिक क्या होते हैं? अप्रोटोनिक पदार्थ क्या थे? जैसे जिनके अंदर क्या नहीं होगा? हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके अप्रोटोनिक अणु कहलाएंगे। जैसे देखो CO2, SO2, SO3, BF3, अप्रोटोनिक अणु है। और भी देखते हैं AlCl3, ZnCl2, ये सभी कैसे होते हैं? अप्रोटोनिक अणु होते हैं। इनके अंदर आपको हाइड्रोजन आयन नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसी के अंदर भी आपको हाइड्रोजन आयन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे हैं? अप्रोटोनिक अणु। तो ये आपसे, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दो प्रकार के अप्रोटोनिक पदार्थों के नाम बताइए। दो प्रकार के अप्रोटोनिक पदार्थों के नाम बताइए। तो उसके एग्जाम्पल, उदाहरण क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये सभी क्या हैं? आपके अप्रोटोनिक पदार्थ हैं, अप्रोटोनिक यौगिक हैं। ठीक है, तो ये ब्रोंस्टेन एवं लॉरी जो सिद्धांत था उसकी एक कमी थी। उसकी ये कमी थी कि एक अप्रोटोनिक जो अणु होते हैं, अप्रोटोनिक जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में इनके द्वारा समझाया नहीं गया था। क्लियर? ठीक है ना? तो बेटा ये CO2, SO2, SO3, BF3, AlCl3 ये सभी कैसे होते हैं? अप्रोटोनिक होते हैं। अब इस अप्रोटोनिक, इसको समझाने के लिए ये तो बता दिया, उनसे पहले दोनों वैज्ञानिकों ने बता दिया कि जिनके अंदर प्रोटॉन होते हैं, एक ने तो
अपना आधार माना था प्रोटॉन को, एक ने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन को, वो तो अम्ल होते ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर न तो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, न हाइड्रोजन आयन होते हैं और न ही प्रोटॉन होते हैं। तो उनके बारे में एक नए वैज्ञानिक हुए जिनके द्वारा एक नए वैज्ञानिक जिनको बोलते हैं लुईस। क्या बोलते हैं? लुईस। तो जो अप्रोटोनिक आपके पदार्थ थे इनको समझाने के लिए लुईस के द्वारा एक अपना कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसे लुईस कॉन्सेप्ट कहते हैं। इनको समझाने के लिए इनके बारे में जो अप्रोटोनिक आपके पदार्थ थे उनको लुईस के द्वारा समझाया गया था। क्लियर? तो अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लुईस कॉन्सेप्ट। क्लियर? ठीक है ना? तो बेटा हम तीसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं अब, लुईस कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, लुईस कॉन्सेप्ट क्या था और उन्होंने किसे आधार माना था? तो जो लुईस कॉन्सेप्ट था, तीसरा कौन सा आता है अपना अब? लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना। तो बेटा लुईस संकल्पना, इसको सबसे पहले लुईस जो संकल्पना थी ये लुईस के द्वारा दी गई थी। और लुईस के द्वारा कब दी गई थी? ये लुईस के द्वारा ये सन 1923 में, सन 1923 में ये संकल्पना, लुईस संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। कब दी गई थी? 1923 में। ठीक है ना? तो लुईस, मैं आपको ये बता चुका हूं, लुईस के द्वारा जो लुईस थे, लुईस के द्वारा जो अपना आधार चुना गया था वो आधार किसे माना गया था? आप बताओ, किसे माना था? इलेक्ट्रॉन। किसे माना था? इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या माना था? अपना आधार माना था। किसने? लुईस ने अपना आधार किसे माना था? इलेक्ट्रॉन युग्म। इसे हम लॉन्ग पेयर भी कहते हैं। लॉन्ग पेयर भी कहते हैं। ठीक है ना? तो लॉन्ग पेयर अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर लुईस द्वारा अम्ल तथा क्षारों को समझाया गया था। अम्ल तथा क्षारों को परिभाषित किया गया था। तो बेटा उन्होंने बता दिया कि अम्ल तथा क्षारों की परिभाषाएं कैसे दी उन्होंने। तो इन्होंने अपना आधार किसे माना है? इलेक्ट्रॉन युग्म को। किसे माना था? इलेक्ट्रॉन युग्म को अपना आधार माना। तो वो ही आपको ध्यान रखना है कि एक तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले होते हैं। तो मैंने बताया था ये जो संकल्पना थी ये पहली दोनों संकल्पनाओं से बिल्कुल क्या होती है? अलग थी, अर्थात उनकी बिल्कुल विपरीत थी। जो इलेक्ट्रॉन युग्म, उनके अनुसार जो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले होते हैं या ग्राही होते हैं, वो तो कहलाते हैं आपके अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल, एसिड कहलाते हैं, ग्रहण करने वाले। और
जो दाता होते हैं या देने वाले होते हैं वो कहलाते हैं आपके क्षार। तो बेटा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले तो कहलाते हैं अम्ल, और इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले या दाता कहलाते हैं आपके क्षार। किसके अनुसार? लुईस के अनुसार। तो परिभाषा क्या निकल के आती है अम्ल की कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्लियर बात? ठीक है ना? समझ में आई ना बात कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो तो अम्ल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्षार कहलाते हैं। ठीक है ना? क्लियर बात? ओके। तो बेटा उन्होंने इनके द्वारा जो अप्रोटोनिक पदार्थ थे उनके बारे में बताया गया था। तो उन्होंने सबसे पहले ऐसे पदार्थों के बारे में, अप्रोटोनिक पदार्थों के बारे में उन्होंने बताया था, इसलिए उन्होंने अम्ल तथा क्षारों से संबंधित एक नई पहचान बनाई। नई पहचान के लिए उन्होंने अम्ल तथा क्षार से पहले अपना नाम क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। इसलिए ये जो अम्ल थे ये अम्ल क्या कहलाने लगे? लुईस अम्ल। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? इसकी नई परिभाषा क्या निकल जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते। लुईस क्षार कहलाते। तो ये आपसे पूछा जाता है दो प्रकार के लुईस अम्लों के नाम बताइए, दो प्रकार के लुईस क्षारों के नाम बताइए। तो आपको घबराना नहीं है कि हमने तो अम्ल पढ़ा था, लुईस कहाँ से आ गया ये। तो केवल उन्होंने अपना नाम, क्योंकि सबसे पहले इनके द्वारा अप्रोटोनिक जो आपके पदार्थ थे उनके बारे में बताया गया था, तो उसने कुछ अलग करने के लिए अपना नाम अम्ल तथा क्षारों से पहले क्या कर दिया? जोड़ दिया था। इसलिए वो क्या कहलाने लगे थे? लुईस अम्ल और लुईस क्षार कहलाने लगे थे। क्लियर बात? ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान रखो, बिल्कुल परिभाषाएं अपने दिमाग में सेट किया करो। सबसे पहले तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। देखो बेटा, इन्होंने लुईस संकल्पना कब दी गई थी? 1923 में दी गई थी। इन्होंने जो लुईस ने अपना आधार चुना था वो किसे चुना था? इलेक्ट्रॉन युग्म को। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर अम्ल क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो कहलाते हैं आपके अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं या देने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके लुईस क्षार कहलाते हैं या क्षार कहलाते। क्लियर? ठीक है ना? तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो बेटा, एग्जाम्पल आपके लेते हैं हम सबसे पहले कि जो BF3 है, BF3 देखो BF3
3। इस नाइट्रोजन के पास में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इस तरीके से 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। मैंने बताया इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये जो जोड़ा दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉनों का क्या कहलाता है? युग्म कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसके लिए दे दिया जाता है? बी के लिए दे दिया जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दिया जाता है तो एक बंध का निर्माण होता है, और जो बंध होता है वो हमेशा उपसहसंयोजक बंध होता है। कौन सा बंध होगा? अर्थात जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले होते हैं वो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। क्लियर? जैसे देखो, इसने इसके लिए क्या दे दिए? ये दोनों आपके इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे दिए, तो क्या बन जाएगा? F3b। और यहां पर इसने इसको दे दिए, किसने दिए हैं? NH3 ने। N ने किसको दिए हैं? B को दिए हैं, तो उसके मध्य एक बंध बन जाता है इस तरीके से। ये बंध कहलाता है आपका उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध। कौन सा बंध कहलाएगा? उपसहसंयोजक बंध। ये हमेशा जो तीर का निशान होता है ये हमेशा ग्रहण करने वाले की तरफ होता है। इस तरीके से कौन ने? एन ने किसको दिए हैं? बी को दिए हैं। किसने ग्रहण किए हैं? बी ने ग्रहण किए हैं। तो बी ने ग्रहण किए हैं, तो ये जो उपसहसंयोजक बंध का जो तीर का निशान होता है हमारे को यही प्रदर्शित करता है। ये जो बंध बनेगा इनके मध्य में वो कौन सा बंध बनेगा? उपसहसंयोजक बंध बनता है। और उसे हम जो देने वाला होता है उससे ग्रहण करने वाले की तरफ प्रदर्शित करते हैं। देने वाले से ग्रहण करने वाले की तरफ क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? ये बात क्लियर होनी चाहिए। पहले अब यहां से देख लेते हैं। मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो बेटा देखो, इसमें देखना है आपको। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कौन कर रहा है? इसने इसको दिए हैं, इसको दिए हैं, तो ये BF3 क्या चीज है? ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो ये BF3 क्या हो गया? अम्ल। और इलेक्ट्रॉन युग्म दिए किसने हैं? NH3 ने। तो देने वाले या दाता क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते। तो ये क्या हो गया? क्षार हो गया।
क्या हो गया, क्षार। तो इससे एक आपको पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। इन्होंने बहुत सारे पॉइंटों के आधार पर कई सारे एग्जाम्पल प्रदर्शित किए हैं। देखो बेटा, मैंने बताया आपको कि लॉन्ग पेयर अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो BF3 क्या चीज है, यहाँ पर अम्ल है। इलेक्ट्रॉन युग्म दिया किसने है, NH3 ने, तो ये देने वाले क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो बेटा इसका मतलब है B के पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, तभी तो लेगा। तो ध्यान रखना बेटा, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते। तो हम इनको लुईस अम्ल भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, दूसरा नाम यदि हम लिखें तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल। और ये क्या कहलाएंगे आपके, लुईस क्षार। क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी वाले क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार। अर्थात जिनके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके लुईस क्षार के। ठीक है ना, क्लियर बात, दो पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। और अधिकता वाले जिन पर लुईस अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म जिन पर उपस्थित होता है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले जो तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो लुईस क्षार कहलाते हैं। क्लियर बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो देखो ये आपको मैंने बता दिया, ये क्या बन जाता है, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म जब देते हैं तो एक यौगिक बनाते हैं। ये क्या बन जाता है आपका, एक यौगिक बन जाता है। और इन यौगिक के मध्य में बंध कौन सा होता है, उपसह संयोजक बंध होता है। और उपसह संयोजक बंध हमेशा कहां पे बनता है, देने वाले से लेने वाले की तरफ प्रदर्शित किया जाता है, या देने वाले से लेने वाले की तरफ बनता है। ठीक है ना, देने वाले से लेने वाले की तरफ बनता है। क्लियर बात, ठीक है ना, कुछ समझ में आया। तो बेटा ये BF3 प्लस NH3 बन क्या गया, इस तरीके से डू नॉट लिख सकते हैं हम इसको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पर ये पहले लिख दिया, उसके बाद में ये। हमको देखना है कि ये ग्रहण कौन सा करेगा। हम यदि BF3 की संरचना देखें तो ये B है, इससे आपके 3 F जुड़े हुए हैं। कितने F हैं, 1 2 3। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन क्या थे, इलेक्ट्रॉन युग्म। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो इसने किसको दे दिए, B के लिए दे दिए। और B इनको ग्रहण करके अपना क्या कर लेता है, एक बंध बना लेता है। और वो बंध क्या कहलाता है, उपसह संयोजक बंध कहलाता है। इस तरीके से ये अम्ल तथा क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके या आदान प्रदान करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, क्लियर बात। अब देखो हम इनके कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे
कि अम्ल, लुईस अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे तो जो लुईस अम्ल होते हैं, जितने भी आपकी धनायन होते हैं, पहला पॉइंट इसमें कि जितने भी धन आयन होते हैं, धन आयन होते हैं, जितने भी धनायन होते हैं वो सभी क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? लुईस अम्ल। जितने भी धनायन होंगे वो सभी क्या होंगे? आपके लुईस अम्ल होंगे। क्या होंगे? लुईस अम्ल। जैसे हम देखें, सोडियम धनायन, मैग्नीशियम धनायन, एल्यूमिनियम धनायन, कैल्शियम धनायन, NH4 धनायन। तो जितने भी धन आयन होते हैं वो सभी क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। आपको ध्यान रखना है, केवल आपसे पूछेगा दो प्रकार के, आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, दो प्रकार के लुईस अम्लों के नाम बताइए। तो कोई सा भी लिख दो, जितने भी धन आयन होते हैं सब क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। कोई से भी इनमें से लिख दो आप, ठीक है ना। सेकंड हम बात करें कि जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके लुईस अम्ल कहलाते हैं। जिनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। अब देखो, जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो सबसे पहले हम बात करें, वो होता है आपका SF4। जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो क्या होता है? आपके SF4, BF3, BCl3, ये सभी क्या होते हैं? आपके क्या होते हैं सब? आपके होते हैं BF3, BCl3, ACl3। ये क्या होते हैं? जिनका अष्टक क्या होता है? BF3, इसका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण होता है। इसी तरीके से यदि देखें, AlCl3 है, BCl3 है, AlCl3 है, BCl3 है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको केवल सिलेबस में एक दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। जैसे MgCl2 है, MgCl2 है, सरल सा एग्जाम्पल हम देखते हैं, MgCl2, आप इसको ध्यान रख सकते हो। BeCl2 लिख सकते हैं, BeCl2। इनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। इनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। और अपूर्ण होने के कारण ये मुख्य रूप से क्या होते हैं? क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्लियर बात? नहीं, जिनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है।
देख लो, कोई से भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऐसा नहीं है ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, कोई से भी आप लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट हम यदि बात करें कि जिनके अंदर डी ऑर्टिबल अर्थात डी कक्षक रिक्त होते हैं, रिक्त होते हैं, वो आपके कहलाते हैं लुईस अम्ल। क्या कहलाते हैं आपके? जिनका अष्टक जो होता है अपूर्ण होता है वो भी आपके लुईस अम्ल होते हैं, और जिनके अंदर डी कक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिक्त होते हैं। वो क्या होते हैं आपके? क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। जैसे हम देखें बात करें तो SiCl4, बहुत गहराई की बात बता रहा हूं आपको, ये 10वीं बेस के उद्देश्य से नहीं है, आपको 12वीं क्लास में जाके आपको ये चीजें मिलती हैं। तो देखो बेटा SiCl4, यहां पर हम देखते हैं Si। यदि हम Si का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो Si क्या है? सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। अब देखो बेटा इसमें 2 4 6 10 2 12, तो p में कितने बचे? 2। तो आपको देखना है, मैंने बताया है डी कक्षक क्या होते हैं? रिक्त। और आपको मालूम है मैंने आपको बताया था ये कौन सा ऑर्डिबल है, कौन सी कक्षक की बात की जा रही है? तीसरे कक्षक की बात की जा रही है। तो तीसरे कक्षक में मैंने बताया था आपको, तीसरे कक्षक के अंदर उपकोषों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और वो 3 उपकोष कौन कौन से होते हैं? एक तो S होता है, एक P होता है और एक क्या होता है? D होता है। 3 होते हैं ना, तो 3 उपकोष होते हैं। तो यहां पर तीसरे को देखो, केवल यहां तक छोड़ दो। अब यहां से आगे को देखो, इसके अंदर कौन से हैं? 3S 3P, तो हमारे पास में यहाँ क्या आना चाहिए? 3D और होना चाहिए था ना। तो लेकिन हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, तो ये डी कक्षक क्या रह जाते हैं? यहाँ पर रिक्त रह जाते हैं। क्या रहते हैं? रिक्त होते हैं। ये डी कक्षक क्या होते हैं? रिक्त होते हैं इसके अंदर। इसीलिए SiCl4 इसके अंदर डी कक्षक क्या है? रिक्त हैं। डी कक्षक रिक्त हैं, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अर्थात डी कक्षक इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्लियर बात? और एग्जांपल हम यदि देखें तो देखो PCl5 है, sp4 है, PCl5, देखो PCl5, इसके अंदर भी डी कक्षक क्या होते हैं? रिक्त होते हैं। P फास्फोरस, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसके अंदर भी क्या 3D कक्षक क्या होंगे? रिक्त होंगे। इसके अंदर भी PCl5 के अंदर भी 3D कक्षक क्या होते हैं? रिक्त होते हैं। इसीलिए ये भी कैसा होता है? ये भी कैसा होता है? लुईस अम्ल होता है। और बात करें हम सरल सा एग्जांपल देखें तो देखो SO2 SO3, ये भी क्या है? आपके लुईस अम्ल होते हैं। लुईस अम्ल के उदाहरण हैं, ठीक है ना। इनके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया है प्रोटोनिक होते हैं। तो प्रोटोनिक जो होते हैं SO2 और SO3, ये क्या चीज है? लुईस अम्ल हैं, ठीक है ना। क्या चीज है? लुईस अम्ल। क्लियर बात? तो ये 3 पॉइंट आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने होते हैं, और इनमें से हम कोई सा भी एग्जाम्पल आपसे दे सकते हैं। आप इनको क्लियर ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। कोई से भी एग्जाम्पल दे सकते, आपसे पूछेगा वो केवल 2 प्रकार के लुईस अम्लों के नाम बताइए। तो लुईस अम्ल क्या होते हैं? एक तो जितने भी धनायन होते हैं वो सभी क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं।
एक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। एक कि जिनके कक्षक डी कक्षक, जिनके अंदर डी कक्षक क्या होते हैं, रिक्त होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, आपके लुईस अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, लुईस अम्ल होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेटा अब हम बात करते हैं क्षार, बात करेंगे क्षार। लुईस क्षार। तो लुईस क्षार, लुईस क्षार, लुईस क्षार की बात करें तो फर्स्ट हमने लुईस अम्ल के अंदर क्या पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया था कि जितने भी क्या होते हैं धन आयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो इसमें जितने भी आपके जितने भी ऋण आयन होते हैं, ऋण आयन होते हैं, आयन होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। जितने भी ऋण आयन होंगे आपके वो सभी क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोक्साइड आयन है, आयन ही है ना, हाइड्रोक्सिल आयन, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, साथ में आयोडाइड आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, साइनाइड आयन, और भी लिख सकते हैं। देखो जैसे साइनाइड आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। तो ये जितने भी क्या हैं ऋण आयन होते हैं, जितने भी ऋण आयन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लुईस क्षार होते हैं। जितने भी ऋण आयन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, लुईस क्षार। क्लियर। अब दूसरी बात देखते हैं कि जिनके अंदर, दूसरा पॉइंट, जिनके अंदर जिनके केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर, जिनके केंद्रीय परमाणु पर लॉन्ग पेयर उपस्थित होते हैं, अर्थात केंद्रीय परमाणु पर लॉन्ग पेयर अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, पाया जाता है। जिनके केंद्रीय परमाणु पर लॉन्ग पेयर अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है वो सभी क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं NH3, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 लॉन्ग पेयर उपस्थित होता है। जैसे और देखें हम NH2, इसके पास भी 2 लॉन्ग पेयर उपस्थित होता है।
और बात करें तो OH, इसके पास में 1 2 3 4 इस तरीके से लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो जिनके केंद्रीय परमाणु पर क्या उपस्थित होते हैं, लॉन्ग पेयर उपस्थित होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं लुईस क्षार। और यदि हम और एग्जाम्पल देखें तो जैसे C2H5OH है, एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, तो इसके पास में भी यहाँ पर 2 लॉन्ग पेयर उपस्थित होते हैं इस तरीके से। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, लुईस क्षार का एग्जाम्पल है। और हम यदि बात करें एमीन देख लेते हैं, RNH2, ये भी आपके, इसके पास भी क्या उपस्थित होता है, लॉन्ग पेयर उपस्थित होते हैं, अर्थात जिनके ऊपर ये बिंदु दिखाई देते हैं, इस तरीके के बिंदु जिसके अंदर दिखाई देते हैं, इन बिंदुओं को बोलते हैं लॉन्ग पेयर। क्या बोलते हैं, लॉन्ग पेयर। अब ये लॉन्ग पेयर जिसके अंदर भी आपको दिखाई दे तो वो क्या होंगे, आपके लुईस क्षार होंगे। क्या होंगे, लुईस क्षार। क्लियर बात। तो देखो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको केवल 2 2 3 3 ध्यान रखने हैं, ये सारे एग्जाम्पल नहीं, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, देखो तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि जो सेंट्रल परमाणु होता है, अर्थात सेंट्रल एटम होता है, वो यदि द्विबंध बना रहा है, उसके अंदर यदि द्विबंध है, यदि कोई भी केंद्रीय परमाणु, कोई केंद्रीय परमाणु कोई भी केंद्रीय परमाणु द्विबंध, अर्थात मुख्य रूप से जो जुड़ा हुआ होता है वो मल्टीप्लाई जो होते हैं, बॉन्ड होते हैं, मल्टीप्लाई बॉन्ड होते हैं, अर्थात कोई केंद्रीय परमाणु जो होता है वो द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके लुईस क्षार कहलाते हैं। कोई भी केंद्रीय परमाणु यदि जिसके मध्य में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, द्विबंध, मल्टीप्लाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपके कहलाते हैं लुईस क्षार। क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार। जैसे हम देखें CO2, सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूं CO2। ये जो केंद्रीय परमाणु, आपको ये ध्यान रखना है, इसके साथ में ऑक्सीजन है 2, तो ये C है, C के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से ये 2 ऑक्सीजन के साथ में केंद्रीय जो परमाणु, ये केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्र का मतलब होता है केंद्र में होने पाए जाने वाला परमाणु। तो ये जो केंद्रीय परमाणु होता है ये द्विबंध से जुड़ा हुआ है ना, दोनों तरफ से, दोनों ओर से मल्टीप्लाई बॉन्ड के द्वारा वो क्या होता है, मल्टीप्लाई बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। क्या होते हैं, लुईस क्षार। तो CO2 क्या है, एक लुईस क्षार का एग्जाम्पल होता है। इसी प्रकार से हम यदि देखें तो COOH, आपने देखा होगा कि COOH, ये भी एक किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है,
ये भी मुख्य रूप से द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। किस तरीके से, यदि हम इसकी संरचना देखें तो केंद्रीय परमाणु जो होता है उस पर किस तरीके से ये द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। देखो बेटा, ये होता है C, इससे एक यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है और एक OH इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई बॉन्ड के साथ, केंद्रीय परमाणु जो होता है मल्टीप्लाई बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो वो आपके क्या कहलाते हैं, लुईस, क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर बात। तो ये तीन बिंदु, आप इनमें से किसी भी एग्जाम्पल को आप लुईस किसके अंदर दे सकते हैं, लुईस क्षार के अंदर इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि जितने भी ऋणायन होते हैं वो सभी ऋणायन क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। दूसरा बताया मैंने, दूसरा पॉइंट था कि जिनके केंद्रीय परमाणु पर लॉन्ग पेयर उपस्थित होते हैं, ये आपके लॉन्ग पेयर आपको इस तरीके की आपको बिंदियां आपको दिखाई देती हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। और तीसरा कि जिनके केंद्रीय परमाणु पर मल्टीप्लाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो आपके लुईस क्षार कहलाते हैं। तो आपके इस तरीके से तीनों कॉन्सेप्ट अर्थात जो अम्ल तथा क्षार से संबंधित परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो तीन वैज्ञानिकों के बारे में मैंने बताया था कि तीन वैज्ञानिकों के द्वारा मुख्य रूप से इनको परिभाषित किया गया था। पहला कॉन्सेप्ट था आपका आरेनियस, दूसरा ब्रोंस्टेन एवं लॉरी कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट था आपका लुईस कॉन्सेप्ट। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्लियर होता है। ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बेटा ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब हम एक तीनों से संबंधित मुख्य रूप से आपसे एक प्रश्न पर बात करते हैं कि जल के अंदर, जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में आपका प्रश्न क्या है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। ये आपका प्रश्न है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, इसका कारण क्या होता है। इसका कारण होता है कि जल की अनुपस्थिति में इससे हाइड्रोजन आयन क्या नहीं होते हैं, अलग नहीं होंगे। और यदि हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होंगे तो जो अम्ल होता है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। भाई इसका आंसर क्या होगा, यदि जल यदि अनुपस्थित है, जल क्या कर दिया, एब्सेंट कर दिया, अनुपस्थित कर दिया, तो अम्ल में से मैंने आपको बताया था जैसे HCl था,
इसमें से बिना जल के ये हाइड्रोजन आयन क्या नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे। बिना जल के ये जलीय विलयन में, और जल हमने क्या कर दिया यहाँ पर, एब्सेंट कर दिया। तो जल की अनुपस्थिति में ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये मुक्त नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे। और मुक्त नहीं होंगे तो क्या होगा, वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि अम्लीय गुण के लिए हाइड्रोजन आयन, अम्लीय गुण के लिए हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। हाइड्रोजन आयन जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो होता है वो अम्लीय नहीं होता है। ठीक है ना। तो आप आंसर क्या लिख सकते हैं इसमें, आपका आंसर क्या होगा कि जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो होते हैं हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते हैं। हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं होंगे तो अम्ल जो होता है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि अम्लीय गुण के लिए हाइड्रोजन आयन जिम्मेदार होते हैं। हाइड्रोजन आयन उत्तरदायी होते हैं। हाइड्रोजन आयन ही अम्लीय व्यवहार के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। हाइड्रोजन आयन ही, ये हाइड्रोजन आयन ही अम्लीय व्यवहार के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और ये हमने फिर अनुपस्थित कर रखा है। और यदि जल अनुपस्थित है तो इसमें से ये हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होंगे, और यदि हाइड्रोजन आयन नहीं अलग ही नहीं होंगे तो वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए हाइड्रोजन आयन उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना, ये आपका आंसर होता है। क्लियर बात। तो बेटा ये आपके तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं यहां पर। उसके बाद में हम बात करेंगे लवण। अम्ल तथा क्षारों से संबंधी बात हमारी अब तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे लवण, साल्ट के बारे में। ठीक है ना, साल्ट के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।